लेकिन शॉर्ट में पूछ, करना है। शॉर्ट में ही है सर। मैंने आरटी एप्लीकेशन लगाई, पीओ ने, सीपीओ ने हमने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैंने फर्स्ट अपील की, इन्फॉर्मेशन नहीं दी। सेकंड अपील हुई, उसके बाद उसका निर्णय हुआ। निर्णय में लिखा इनको 21 दिन में इन्फॉर्मेशन देना, उन्होंने 21 दिन में इन्फॉर्मेशन नहीं दी। फिर मैंने कंप्लेन की, फिर कंप्लेन की सुनवाई हुई अभी 19 सितंबर को। तो कंप्लेन की सुनवाई सुनवाई के टाइम इंफॉर्मेशन कमीशन ने बोला कि आप 8 और 7 अक्टूबर को जाके इनसे सूचना ले लीजिए। तो मैं इससे कैसे, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। क्या मैं इनकी री अपील कर सकता हूँ उनसे कि ये तो मैंने कंप्लेन तो अलग की थी और इन्होंने निर्णय कुछ अलग ही दे दिया। तो क्या सूचना लेने में इंटरेस्टेड नहीं है आप? नहीं, इंटरेस्टेड तो है सर। वो सूचना मुझे नहीं दी थी पहले, तो मैंने कंप्लेन की। कंप्लेन की हियरिंग में बोल दिया कि आप 8 तारीख और 8 और 9 अक्टूबर को जाके ले लीजिए। हाँ, तो आपकी प्रेयर ग्रांट होगी, आप केस जीत गए। प्रॉब्लम क्या है फिर आपको? नहीं तो फिर वो कंप्लेन में तो हमने पेनल्टी के लिए लिखा था, डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए बात है। लिखा था, कंपनसेशन के लिए, ऐसा तो है, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं किया। ऐसा है, निर्णय अपील पर ऑलरेडी हो चुका है ना, और सामने वाली पार्टी का सूचना देने से इनकार भी नहीं है। नहीं, और इनका सामने वाली पार्टी का इनकार नहीं है सूचना देने से, तो सूचना आयोग जो है वो निर्णय दे दिया उन्होंने कि ये सूचना वो दे देंगे और उस तारीख को दे देंगे। अब आप यदि घर बैठे चाहते हैं, बाय पोस्ट चाहते हैं, तो आपको आयोग को लिखना पड़ेगा कि कार्यालय में नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, और ये जो मोड़ है ये मुझे मंजूर नहीं है, मुझे घर बैठे स्पीड पोस्ट से सूचना भेजी जाए। तो ये आपको आवेदन देना पड़ेगा, तब फिर वो उसमें तो उस तरीके से इसका कर कोई सकते हैं। कोई धारा है सर, या ऐसे ही प्लेन कोई? धारा नहीं, धारा नहीं, केवल इम्प्लीमेंटेशन की बात है। आयोग के देखो, आप केस जीत चुके हैं दोनों बार, आयोग दोनों बार निर्णय आपके फेवर में हो गया है ना। जी अपील का भी हो गया है, वो भी हो गया। अब ये कि उनके ऑफिस में नहीं जाना, ये आपकी समस्या है ना। जी आप ऑफिस में नहीं जाना चाहते तो आपको आयोग को बताना पड़ेगा कि मुझे ऑफिस में नहीं जाना है, मुझे घर बैठे सूचना स्पीड पोस्ट से दिलवाई जाए। जब तक ठीक। आप नहीं, भाई उन्होंने तो सूचना दे दिया, आपके फेवर में निर्णय दे दिया, आयोग और क्या कर लेगा, है ना। नहीं, पहले पहले सर 21 दिन का दिया, तब दिया नहीं। कंप्लेन के बाद फिर कह दिया कि और जाओ आप यूं। तो कोई बात नहीं, निर्णय तो हो गया ना आपके फेवर में, तो क्या केस जीत गए इसका आपको दुख है? प्रॉब्लम नहीं क्या है? नहीं, ऐसा दुख नहीं है। तो तो पहले प्रॉब्लम भी क्या है? 21 दिन का, वो 1.5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए सर उसके बाद कोई को। बात नहीं, जो भी है तारीख दिया है ना, 8-9 अक्टूबर, कौन सा दूर है, 2-4 साल बाद की हाँ डेट वो तो नहीं सही है। दिया है। तो सर आप आठ नौ जैसे कह रहे हैं, मैं लिख सकता हूँ कि मैं ऑफिस में जाना नहीं चाहता हूँ, 30-25 किलोमीटर दूर है, मैं मेरे खर्चे पे क्यों जाऊंगा, हाँ, तो मुझे वो लिखना है, ऑनलाइन स्पीड वैसा पोस्ट लिखना है तो दीजिए। आप लिख दो। वैसा लिखना है तो लिख दो आप, क्योंकि जब तक आप मांगेंगे नहीं, देखो आपने जो प्रेयर की थी वो प्रेयर उन्होंने ग्रांट कर दी है ना। केस हाँ ऑलरेडी डिसाइडेड था, सूचना दे है, सामने वाली पार्टी की भी आपत्ति नहीं है, जी इसलिए उन्होंने निर्णय आयोग ने उस तरीके से कर दिया। जी अब उस निर्णय की आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आयोग को लिखिए, है ना। जी ये सर। निर्णय नहीं है। जी सर। ठीक है। तो लिख सकता हूँ ठीक है सर मैं, सुशील मुझे भैया कोई जी। समस्या थोड़ी आएगी। हाँ, आप लिख दीजिए आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, है ना। जैसी आपने प्रेयर की होंगी उस तरह का निर्णय उन्होंने दे दिया। अब आपका ये निर्णय है कि मुझे घर बैठे सूचना चाहिए, आयोग की ऑफिस में या उनके अपना जो अपील जो है पीआईओ के ऑफिस में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, या ऐसा कोई आपको डर है, तो वैसा चीज आप लिख हाँ दीजिए। वो लिखूंगा सर। वो झूठ बोलते हैं, कोर्ट के सामने झूठ बोले तो उनके, मुझे विश्वास बोलते नहीं नहीं उनकी है, बातों पे। बोलते नहीं है, उन्होंने डेट और टाइम दिया है, वो केस हार गए, समझे, उन्होंने आपको ऑफिस में इनवाइट किया है। हाँ बात सही सर। यार वो वो दोनों की अभी मेरे को सर मैं बोल रहे आगे थे ही पहले झूठ आप एक बोले तो मुझे देखो उन ना, पे फेथ नहीं है, इसलिए मैं लिख दूंगा हेलो। मुझे उन पे फेथ मैं नहीं तो है आशंका के कि आधार पे केस नहीं ऑनलाइन होता है। स्पीड या आशंका स्पीड के पर आधार पे केस ऑनलाइन नहीं होता है। इंफॉर्मेशन आशंका दी। के आधार पे केस नहीं होता है। आशंका के आधार पे केस नहीं होता है। तथ्य ऐसा है, पहले उन्होंने प्रोटेस्ट चलिए किया था, वो केस हार गए चलिए हैं, अब यदि मना करते सिसोदिया हैं जी, तो अब वो आगे आपसे का आगे अरे का सर वो कर तो लेते झूठ हैं। बोले थे, मेरे पास कागज पड़े हैं उनके, वो झूठ। वो छोड़ो, वो केस हार गए, वो भूल जाइए, पिछली बात है। अब ऑर्डर है, इसको इम्प्लीमेंट करना है तो ऑफिस में जाके इम्प्लीमेंट करा लीजिए, उसमें प्रॉब्लम आती है तब आप आयोग को शिकायत कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। अगर 95 आशंका नवासी के से आशंका के हमारे आधार पे केस नहीं होता है, जो डर के मारे केस नहीं होता है। ये कोड सर वो जो ऑफिस में है मत जाना उनके में, बात करेंगे आपका वो। ये क्या, हाँ, हेलो, हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है हाँ, मैडम से, प्लीज कंटिन्यू सर, आ रही है आवाज। रिंकू नहीं, अरे एक नंबर यार, हमारा नंबर डाल के रखा है, नाम वाम नहीं बता रहे हैं, इनको मैं कॉल कर रहा था। रिंकू, रिंकू बताइए, रिंकू कहाँ से है रिंकू जी? नरेश कुमार, नरेश जी कुमार सर। जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी नमस्ते। पूछिए। मेरा एक क्वेश्चन सर, कोई एक एम्प्लॉय किसी इंस्टीट्यूट में काम करता है,
तो उसने हम्म। सिंपल एप्लीकेशन से मांगी, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फिर उसने क्या काम किया, आरटीआई लगा दी वहां 4-5, और एक एक पॉइंट की लगाई। तो पीआईओ ने कुछ का जवाब दिया और कुछ का नहीं दिया। और पीआईओ ने क्या ठाक के उसको पहले तो वर्बली धमकी दी कि आप बार बार ऑफिस का समय खराब करते हो, इसके लिए आपके खिलाफ एफआईआर दी जाएगी, और उसके खिलाफ लेटर निकाल दिया। और फिर क्या काम किया, उसकी डायरेक्टर जनरल को कंप्लेन कर दी कि ये अधिकारी मतलब बार बार यहाँ मतलब इंस्टीट्यूट का समय खराब करता है गवर्नमेंट के नियम के अनुसार, और बार बार आरटीआई लगाता है, तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो क्या आपको चाहिए? तो इसमें वो कंप्लेनेंट जो जिसके, वो क्या कर सकता है, आरटीआई एप्लीकेंट? आपके ऊपर एफआईआर कर दिया? एफआईआर नहीं हुए सर, कोई साथी है किसी भी संस्था में काम करता है, हम्म। और उसने खुद से रिलेटेड रिलेटेड जानकारी मांगी उसी संस्था से, वहीं से जहाँ काम करता है, तो उसको तो बार बार जान। आरटीआई लगा के परेशान करता है ऐसा बोल करके एफआईआर के लिए लिख दिया है कि एफआईआर कर दिया है? कार्रवाई के लिए लिखा है, चेतावनी दी उसको। अभी लिखा है? चलो ठीक है, लिखा है तो उसको आप अपना अपना वो पक्ष रखो। बीरेन जी, इनका क्या करेंगे? नहीं, वो समझ गया। वो एक्चुअली इनके वाइफ का वो प्रॉब्लम कई साल से चल रहा है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप एक एक पॉइंट की 4-5 एप्लीकेशन लगाई, तो ये आपने अलग अलग पॉइंट की। एक एप्लीकेशन में 4-5 बिंदु क्यों नहीं लिख लिए? इस पर से तो ये लगता है कि आप उनको 25,000 की बजाय 1 लाख जुर्माना कराना चाहते हो। तो आयोग भी ये बात समझ जाएगा कि आप जानबूझ के परेशान करना चाहते हैं पब्लिक अथॉरिटी को। नहीं सर, मैंने हाँ, एक तो बार जैसे क्या काम किया था, एक बार मैंने एक 4-5 पॉइंट की नहीं जानकारी लिखा। मांगी थी, हाँ, तो तो एक उन्होंने लेटर ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि आप लेंथी जानकारी मांग रहे हैं, ठीक है, और आप कम शब्दों की जानकारी मांगे। नहीं, तो कम शब्दों में आपको अब केवल अभिलेख के नाम लिखना है। कम शब्दों में मतलब है कि आपने क्या उसमें देखो 250 या 500 वर्ड से ज्यादा लिखा था क्या? आपने क्या लिखा था? ना 4-5 पॉइंट की जानकारी थी उसमें। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन 4-5 पॉइंट भी ऐसा है कि 4-5 पेज में भी लिखे जा सकते हैं। 4-5 पॉइंट ना एक एक सर, वो शब्द तो में मुश्किल से भी एक लिखे पेज जा में ही सकते थे। हैं। हाँ, उसमें जो है ना, आपने जब उसमें मांगा था, और वही फिर आपने एप्लीकेशन दूसरी बार लगवाई है ना, अलग अलग पॉइंट में डिवाइड करके, ना यही कर रहे हैं। ना ना ना, वो अलग मैटर है, अलग, हर हर पॉइंट की अलग इन्फॉर्मेशन है, वो दोबारा हाँ, नहीं तो लगाई सर। उसमें नहीं, तो हाँ वो ठीक है, दूसरे पॉइंट पे किया, लेकिन क्या हो गया 4-5 जब कर दिया ना, तो वो आपने एक साथ क्यों नहीं लगा दी? क्योंकि अब देखो, अब वो गिना रहे कि आपकी 4 एप्लीकेशन लगाई, 5 एप्लीकेशन लगाई। अब क्योंकि ऐसा हुआ, मेरे खिलाफ भी ऐसा केस हुआ था। एक एक पॉइंट का उसने लगाया था, और आयुक्त तो समझ गए कि ये जो है उन्होंने इसलिए किया कि 25,000 की बजाय 1 लाख पेनल्टी हो जाए। तो इसमें फिर आपकी दुर्भावना दिख जाती है। भाई, एक लेटर में लिमिट तो कोई है नहीं, आप 4-5 पॉइंट की एक साथ भी मांग सकते हैं। अच्छा, सेक्शन बताइए, कौन सी सेक्शन में मना किया गया सूचना? नहीं, कौन सी सेक्शन तो धारा कोई से नहीं मना लगाया है? उन्होंने। नहीं, अरे वो छोड़ो, नहीं कुछ तो लिखा होगा, कोई सूचना न देने का कारण तो लिखा होगा, वो कारण तो बताइए। उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है, फर्स्ट अपील भी कर दी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और उन्होंने डायरेक्टर जनरल को लिख दिया कि वे बार बार एप्लीकेशन लेके लगा, यहाँ लगा के चलो, संस्था का उनके समय लिखने से खराब कुछ नहीं होगा। करेंगे। हाँ हाँ, उनके लिखने से कुछ नहीं होता। वो आप ये बताओ, आपके पास सेकंड अपील का टाइम है? अभी सेकंड अपील का टाइम हो गया है कि निकल गया है? ना, टाइम तो अभी पेंडिंग है सर। हाँ, तो 90 दिन के अंदर कर लीजिए टाइम ना, वरना टाइम निकल जाएगा, फिर सेकंड अपील भी आपके आयोग नहीं लेगा, है ना? तो नहीं, सेकंड वो तो अपील ठीक है, का, लेकिन हाँ सेकंड मेरे अपील कहने का का मतलब ये है कि मतलब अप्लीकेंट को मतलब इस तरह की मतलब कंप्लेंट करके मतलब आरटीआई फाइल से मतलब रोका जाना, मतलब तो ये उचित है क्या सर रोका मतलब? नहीं जाता। देखो, वो प्रॉब्लम क्या है आपके केस में, जो आरटीआई एप्लीकेंट है ना, वो विभाग के कर्मचारी भी है ना? हम्म तो हम्म एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके है। हम्म और कोई भी डिसिप्लिनरी कार्रवाई या कोई भी होता है, तो इस ग्राउंड पे ये शब्द लिख के नहीं होंगे कि आरटीआई धार लगाई इसलिए कार्रवाई की जा रही है ना? इतना हम्म तो वो भी जानते हैं। ऐसा भी हम्म कहीं होता है, अलग बात है। जैसे हमारे यहाँ भी हुआ था एक मामला कि भाई 188 लोगों को टर्मिनेट कर दिया था, क्यों? आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हैं। तो 1 घंटे में हम्म डीएम को वापस लेना पड़ा था कि भाई मुझे पूछे बिना आपने किस तरह, क्यों इस तरह का ऑर्डर जारी कर दिया। तो वो जो हम्म विभाग की कार्रवाई है वो एक अलग इशू है, आरटीआई है जो वो अलग इशू है ना? हम्म और इस आधार पर यदि वो उन्होंने यदि लेटर लिखा और कॉपी यदि आपके पास आ गई है, तो वो विभागीय कार्रवाई वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लेटर आपके डिफेंस में काम आएगा आपको हमेशा। आप उस लेटर हम्म को कोर्ट कर सकते हैं, आरटीआई एप्लीकेशन लगाई इसलिए इसको पीड़ित किया जा रहा है या विक्टिमाइज किया जा रहा हम्म है ना? तो वो तो हम्म आपके फायदे की बात है। तो उन्होंने ना ही एफआईआर की है, ना उन्होंने कुछ किया है। वो परेशान है, इसलिए उन्होंने अपने केवल उसको वो शिकायत की है। और फिर हम्म जिसको शिकायत की है वो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या जो भी है, उसने भी कोई कार्रवाई इनिशिएट की नहीं है। तो फॉरगेट इट, उससे कुछ नहीं होता। हम्म आप अपना इमीडिएट परस्यू करिए सेकंड अपील हम्म करके सूचना आयोग में। हम्म। तो उसको सूचना आयोग में मैं रख सकता हूँ मैं, ये नई नई तरीके से मतलब ये कंप्लेंट करके मैं रोकना चाह रहा वो हूँ लेटर इन्फॉर्मेशन। लेटर लेटर की कॉपी आपके पास है तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं।
कि भाई ये इस तरह से कर रहे हैं ना, धमकी दे रहे हैं या जो भी है। देखो, सूचना प्राप्त करने से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो आयोग के समक्ष आप रख सकते हैं, या फिर सूचना की जो इम्पोर्टेंस है, वो जो आखिरी पैरा होता है ना, एनी अदर मैटर, तो एनी अदर इंफॉर्मेशन जो होता है उसमें आप बाकी चीज सभी पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई वो सूचना की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या चीज है जो छुपाई जा रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो एनी अदर में आप बाकी देखो, जो इसेंशियल कॉलम है वो पहले आप प्रोफार्मा के मुताबिक चलिए कि एप्लीकेशन की संख्या, ठीक 10 है। रुपए का प्रूफ, पिया कितने तारीख को किया, कितने तारीख को रिप्लाई मिला, क्या रिप्लाई है उसकी कॉपी, ये तो स्टैंडर्ड प्रोफार्मा होता है। फिर वो जो जी आखिरी में सर। उसमें लिखा था ना, एनी अदर मैटर, एनी अदर मैटर में पूरी कहानी आप लिख दीजिए अपनी कि भाई दिस ठीक है। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, है ना। उसमें आप फिर बाकी सब हम्म चीजें उसमें शिकायत कर सकते हैं कि इसमें ये किया जा रहा है, ये धमकी दी जा रही, तो एनी अदर मैटर में वो चीज आ जाती है। और आयोग फिर उसमें वो शिकायत या अपील में देख लेगा कि ये सूचना की इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपने क्यों मांगी है, या किस तरह से सूचना के प्रयास में बाधा पहुंचाई जा रही है ना, तो उसमें कार्रवाई। तो वो रेमेडी आपको अपील में ही मिलेंगी, और अपील आप 90 दिन के अंदर कर लीजिए, अदरवाइज वो चांस निकल जाएगा फिर। पहले जी जैसे सर आपने थैंक किया केस में है ना, कि 1 साल बाद 2 साल बाद आप कर रहे हैं, तो ऐसे में आयोग नहीं लेगा फिर। जी सर जी सर जी सर हम्म। थैंक यू। क्या इसकी मैं ऊपर भी लिख ठीक सकता हूँ है। राष्ट्रपति वगैरह को? क्या हेलो। क्या उसके ऊपर क्या? उनको राष्ट्रपति वगैरह को लिख सकता हूँ मैं, ये इन्फॉर्मेशन डालने में तरह तरह की बाधा डाली जा रही है, मतलब संस्था के। उनको ही ले सकते, वो प्रशासनिक है, लेकिन प्रशासनिक जब उन्होंने इनिशिएट किया नहीं है, उन्होंने केवल धमकी लिखा है। धमकी तो कोई भी लिख सकता है, ओरली भी लोग बोलते हैं कुछ, तो उसका कोई ये नहीं होता है। यदि वाकई किसी ने कर दिया है, परेशानी हो रही है, तो फिर आप करिए। केवल उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया और इसलिए मैं विचलित हो गया, तो केवल आशंका के आधार पर कुछ नहीं होगा, है ना। जी सर थैंक यू। हाँ। हाँ। कोई थैंक यू वाकई सर। समस्या है, या कोई लेटर वेटर शो कॉज चलिए, नोटिस दे दिया, इंक्वायरी सेटअप कर दी गई, अगला चार्जशीट अगला लिखी गई, उदय इंक्वायरी एक्शन उदय अपाइंट हो गया, खिडोलिया। है ना। जी हाँ, एक्शन शिवानंद जी। तो फिर आप बताइए कि ऐसा हुआ उदय है ना। जी सर थैंक यू। हाँ, उदय खडोलिया जी। जी सर नमस्कार। हाँ, ये 95। हाँ, ये 95 89 15 25 87 जो लिखे हुए हैं, मोबाइल नंबर हमारा, इसका सर कोड सर पासकोड आईडी है कौन है? सर बोल रहा हूँ, ये गलती से डल गया, इसे काट दूंगा। पहले मेरी बात सुन लीजिए। सर मैं प्रदीप हाँ, तो कुमार। बताइए, आपको तो मैं बहुत समय से कॉल कर रहा हूँ, अपना नाम बताओ, नाम यार जी सर, लिखा मेरा नाम होगा। प्रदीप मेरा नाम प्रदीप कुमार है। सभी को नमस्कार। पहले तो मेरा हाँ, आदरणीय जितने सम्मानित हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं हेलो। प्रदीप कुमार यहाँ हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। क्या सुन पा रहे हैं सभी? हाँ जी, आवाज आ रही है, कहिए। सर मेरा सवाल ये आयोग के समक्ष जिस तरह वकीलों का था, जो पहले पॉइंट चला था आपका, सभी जो सम्मानित व्यक्ति थे सभी ने अपनी अपनी राय रखी थी, उसी के संबंधित है। सर जन सूचना अधिकारी तो वकील वगैरह को भेज के वो कर देते हैं, और एक आम आदमी जो सूचना लेने के लिए वहां जाता है, तो वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चक्कर काटने वाली प्रक्रिया आयोगों में सर उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो इसके रिगार्डिंग ही, और उसमें जो सूचनाओं को पूरा ना देना, सूचनाओं में बीच में प्रश्न जो जन सूचना पत्र में मांगा गया, उसमें दो प्रश्नों को एक साथ सम्मिलित कर देना, उसमें अधिकारियों के नाम उसमें से निकाल देना। अगर किसी के पद से संबंधित अधिकारी जिसके द्वारा ये मैटर पास किया गया, उसका नाम बताइए, या किस दिनांक में पास किया गया, वो दिनांक का नाम, उस अधिकारी का नाम निकाल दिया जाता है। तो इस तरह की सूचनाओं को भ्रमित करने जैसा कुछ पॉइंट ऑफ गायब कर दिया जाता है। तो इस तरह का प्रकरण है, और आयोग के समक्ष वकील जन सूचना अधिकारी की तरफ से प्रस्तुत हो जाते हैं, और एक आगे आगे, आगे की तारीख मिल जाती है। आगे उससे ज्यादा वहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं माननीय अधिवक्ता जो भी मेरे मीटिंग में जुड़े हैं, मैं उनसे इस उसमें जो है राय लेना चाहता इसमें देखिए, लेबर कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, सैकड़ों ऐसे एक्ट है, और सभी कोर्टों में सभी वकील जा सकते हैं। तो आरटीआई कोई एक्सेप्शन नहीं है कि आरटीआई में वकीलों को आने ना दिया जाए। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो फैमिली कोर्ट में क्या दोनों अपने वकील ले जा सकते हैं क्या? लेबर है, लेबर को यदि एम्प्लॉयर ने नौकरी से निकाल दिया, तो लेबर कोर्ट में अपने वकील को ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, या वो जो एम्प्लॉयर है वो अपने वकील को अथॉरिटी लेटर देके लेबर कोर्ट में भेज सकेगा या नहीं भेज सकेगा। तो सैकड़ों ऐसे कोर्ट है, स्पेशल एक्ट्स के थ्रू बने हुए कोर्ट है, कमीशन से, ट्रिब्यूनल से, इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल में लोग अपना वकील रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो सभी अदालतों में जो अधिकार है, तो आरटीआई एक्ट कोई एक्सेप्शन तो है ही नहीं, ना कोई ऐसा स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। प्रोविजन तो देखिए, दो प्रोविजन आपको बता चुके हैं बघेल साहब पहले ही। पहला, संविधान में लिखा है कि लीगल एड का अधिकार सबको है, और पीआई भी नागरिक है तो उसको भी लीगल एड का अधिकार है, वकील कोई भी रख सकता है। दूसरी बात इसमें यह आती है कि जो
अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, तो उसमें भी लिखा होता है कि थ्रू सेल्फ और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। आपने नोटिस वगैरह में भी देखा होगा। तो रिप्रेजेंटेटिव का अर्थ ये नहीं कि फैमिली मेंबर या कोई अथॉरिटी लेटर वाला व्यक्ति या दूसरा कर्मचारी ही हो, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहीं बार्ड नहीं है, क्योंकि उनको यदि बार कर देंगे तो फिर एक ही ऑफिसर्स को ही जाना पड़ेगा। अब उसमें है कि वो ऑफिसर जो है 5-6 हजार सैलरी निकाल रहा रोज की, और आपकी 10 रुपए की एप्लीकेशन के लिए वो वहां पे अपना टाइम ये करके आएगा। तो अभी देखो कोर्ट ने जो गाइडलाइन बनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जब समन किया जाए तो उसमें कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो उपस्थित हो, ताकि ये ना हो कि वो अपना 4-6 घंटा 14 घंटा ट्रैवल में स्पेंड कर रहा है और सरकारी खर्चे पे कर रहा है, उसमें सरकार का और ज्यादा खर्च हो जाता है। तो खर्चा आप ये मत सोचिए कि 10 रुपए का है, खर्चा उससे भी ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो पर्सनल उपस्थिति या फिर जो वकीलों की उपस्थिति और ये जो चीजें है ना, ये तो कोई वो नहीं है। रही बात आयोग इन्वेस्टिगेट ये करता है, एक्चुअली क्या होता है, केस जब लंबा चल जाता है और यदि कौन कस्टोडियन है, किसके पास वो सूचना थी, ये जब पता करना है, तो आयोग उसमें ये देखता है कि उस टाइम पर पीआईओ कौन था, अभी पीआईओ कौन है। उसने कोई 5-5 में किसी को नोटिस दी होंगी, तो वो 5-4 में नोटिस दी होंगी, तो 5-4 में अन्य व्यक्ति कौन है या कस्टोडियन कौन है जिसको ये किया गया है। और फिर अभी जो वर्तमान में पीआईओ होता है, उसके माध्यम से फिर वो दूसरे अधिकारी को बुलाया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक की गलती और दूसरे को वो पेनल्टी कर दे। या ये तो यदि आयोग ऐसा पेनल्टी करने का विचार कर रहा है या कौन ऑफिसर दोषी है वो पता लगाने के लिए कोशिश कर रहा है, और फिर कस्टोडियन कौन है, क्योंकि नॉर्मली ये वरिष्ठ ऑफिसर होते हैं, उनको पता होता है कि कौन कस्टोडियन है, किसके पास वो सूचना है। अदरवाइज आयोग को भी कई बार पता करना मुश्किल हो जाता है कि ये सूचना किसके पास है। तो ऐसे में पता लगाने के लिए वो जो ऑफिसर को बुलाता है, वो ऑफिसर दूसरे ऑफिसर का नाम देता है कि भाई आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये मेरे पूर्ववर्ती लोक सूचना अधिकारी या फिर 5-4 में हमने नोटिस दिया था, ही इज द कस्टोडियन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। तो इसलिए फिर आयोग तारीख देता है और इसलिए फिर उनको बुलाता है कि इस अगले ऑफिसर को पकड़ के लाओ, उस अगला ऑफिसर जो है उसको बुलाओ, और वो अगला ऑफिसर भी अगले बार उपस्थित होता है। तो इसमें उत्तराखंड सूचना आयोग ने तो बड़ा सिंपल एक प्रोफार्मा बना हुआ है, जिसमें प्रारूप क और प्रारूप ख बोलते हैं। तो उसमें जब पीआईओ जवाब लिखता है, तो उसी में जो तथ्यात्मक होता है कि आवेदन किस दिन प्राप्त हुआ, कितने बिंदु पर सूचना मांगी गई, कब रिप्लाई दिया, आवेदन शुल्क कितना प्राप्त हुआ, थर्ड उसमें अतिरिक्त शुल्क के लिए डिमांड कब भेजी गई। तो ये जो फैक्चुअल चीजें होती है, और साथ में एक आखिरी में कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस किस के पास पीआईओ का चार्ज रहा एप्लीकेशन से लेके अपील तक पिछले 3-4 महीने में। तो ये पूरी वो मांग लेता है। और अपीलीय अधिकारी का भी ऐसा, अपीलीय अधिकारी भी कई बार बदल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, पहले ही रिप्लाई में एक पूरी लिस्ट दे दी जाती है कि ये लोग हैं जिनका ट्रांसफर हुआ है, या ये लोग हैं जो अपीलीय अधिकारी के पद पर इस एप्लीकेशन से लेके अपील की तिथि तक कार्यरत रहे। तो उसमें फिर ये जो तारीख होती है ये बहुत कम देनी पड़ती है, और आयोग भी तुरंत निर्णय ले लेता है और पता लगा लेता है कि कौन ऑफिसर है जिसकी जिम्मेदारी थी कि जिसका 30 दिन में निस्तारण करना था या फिर 45 दिन में निस्तारण करना था। क्योंकि 45 दिन है, लेकिन अब 25 दिन बाद मान लो उसका ट्रांसफर हो गया, तो फिर वो उसके बाद जो दूसरा ऑफिसर आता है उसको उसके पास वो चीज इनहेरिट हो जाती है, उसको फिर वो उसका निस्तारण करना होता है। तो इसमें वाकई में वास्तव में दोषी अधिकारी कौन है वो उनको पता लगाना पड़ता है। और कभी कभी नोटिस या शो कॉज नोटिस भी देनी है, तो आयोग ये पता लगाना चाहता है कि कौन कस्टोडियन था और किसकी जिम्मेदारी थी, ये पता लगाने के लिए वो कहता है। तो जो ऑफिसर देखो हर ऑफिसर अपने बचने की कोशिश करता ही है, और यदि उसका मान लो उसको 7 ही दिन मिले तो बता देगा कि भाई ये तो पूर्ववर्ती अधिकारी का ये है, उसने 21 दिन तक कुछ नहीं किया, मुझे इसमें 9 दिन मिले हैं और ये 9 दिन में मैं नहीं कर पाया, या जो भी कारण है वो बता देगा। तो आयोग फिर इसमें मल्टीपल ऑफिसर्स को भी या एक से ज्यादा अधिकारियों को भी बुला सकता है। तो इसलिए वो जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या क्या इंटरिम ऑर्डर्स में लिखा गया वो सब आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि ये चीज आवश्यक नहीं है, तो फिर उसके आधार पर आप उसमें चैलेंज करने का निर्णय ले सकते हैं। उसमें सर जैसे हम आयोग के समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो आयोग के समक्ष हम प्रस्तुत होने के बाद अपनी बात रखते हैं। एक तो यूपी में ये सुनते नहीं है सर, पूरी बात आयोग जो सुनता नहीं है कि हम तो बस ये कह देता है उसमें लिखा सूचना में किसी पॉइंट को 3 और 4 नंबर पॉइंट में हमने अलग अलग बातें मांगी हुई हैं। कुछ 3 में से भाग ठा लिया, कुछ 4 में से भाग ठा लिया, एक पॉइंट बना दिया, उसमें अधिकारियों का नाम और पदनाम की सूचना ही खत्म कर दी। कौन मौके पर अधिकारी थे, किसने पास किया, कौन जिम्मेवार है इसके लिए, वो खत्म। जन सूचना अधिकारी उन्हें बचाने के लिए कहीं ना कहीं मिथ्या सूचना, फिर उसमें क्या है, हम अगर उसमें भ्रमित लिखते हैं सर, पॉइंट में लिखेंगे हम वे 3 नंबर आगे सूचना हमारी मिथ्या सूचना, भ्रमित करने जैसी सूचना है, तो वो कहते हैं नहीं भ्रमित जैसी सूचना नहीं लिख सकते, अपूर्ण लिखोगे या संतुष्ट लिखोगे, आप इस तरह की सूचना नहीं लिख सकते। भ्रमित करने जैसा क्या होता है, मगर सर एक चीज बताइए आप, जो 3 नंबर जो 4 नंबर पॉइंट एक साथ मिला दिए, कुछ इसमें से पॉइंट गायब कर दिए, कुछ उसमें से गायब कर दिए, और ये एक साथ जोड़ कर 5 नंबर पॉइंट गायब भी कर दिया,
है ही नहीं सूचना में दिया हुआ सूचना पत्र में जो पॉइंट मांगे गए तो उनमें से एक पॉइंट गायब ही है, 2 पॉइंट एक साथ जोड़ कर काट दिए। तो इस तरह का नहीं, मिथ्या नहीं लिख सकते, भ्रांति नहीं लिख सकते। और उसमें चेतावनी के रूप में वो चेतावनी पे चेतावनी, उनकी तरफ से वकील खड़े हो जाते हैं और जो अपीलार्थी है वो अपनी तरफ से जाके अपनी बात रखता है, पूरी बात नहीं सुनी जाती। फिर क्या है, एक नई तारीख मिल जाती है, आप नेक्स्ट टाइम आइए, 40 दिन की तारीख मिल गई, फिर दोबारा से जाइए। फिर उसके बाद फिर आप जाइए, अपीलार्थी का क्या है पता नहीं, कुछ वहाँ आयोग में दिक्कत है क्या है। अपीलार्थी अगर स्वयं से जाता है और वो अपनी बात रखता है जाके आयोग के समक्ष इस तरह है, या वकील अपना रखता है, तो हमारे वकील टाइम पे नहीं पहुंचते, 1 2 7 7 8 8 तारीखें लग गई आयोग के समक्ष, बस चेतावनी दे दी, फिर जन सूचना अधिकारी ने सूचना उपलब्ध नहीं की, फिर चेतावनी, एक और चेतावनी दे दीजिए, फिर एक और चेतावनी दे दीजिए। अपीलार्थी ने अगर कहीं अपना पक्ष मजबूत करके रख गया और जन सूचना अधिकारी का वकील जो डाउन हो गया, तो उसमें क्या है, फिर वो ये कह देंगे कि आप ऐसा करिए, आप इन जन सूचना अधिकारी को नोटिस जारी करिए और इन्हें हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। तो इस तरह की जो है आयोग के समक्ष भी ये सारी बातें चल रही हैं। तो मिथ्या कहना और असत्य कहना, ये क्या हमारे उसमें कानून में हम उनका रिप्रेजेंटमेंट नहीं कर सकते सर? देखिए उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, जब यदि आप भ्रामक बोलते हैं तो भ्रामक में फिर आपको ये भी साबित करना पड़ेगा कि उसने जो किया है वो असत्य कथन है ना, तो फिर वो बर्डन आपका हो जाता है। अपील मामले में तो जो बर्डन होता है वो 19(5) में पीआईओ का होता है ना, या डीम्ड पीआईओ जो है, मानित पीआईओ, उसका होता है। लेकिन जो कंप्लेंट केस में आरोप आप लगा रहे हैं तो उसमें जो प्रिजम्पशन होता है, क्योंकि वो सरकारी सैलरी ले रहा है, वो आपको रबर स्टैम्प और सिग्नेचर करके वो सूचना दे रहा है, तो प्रिजम्पशन जो होता है ना कानून का, वो पीआईओ के फेवर में होता है। तो उसमें फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि वो सूचना असत्य या भ्रामक कैसे है। और दूसरी बात क्या है, वो शपथ पत्र पे भी मांग सकते हैं, वो शपथ पत्र पे भी दे देंगे एफिडेविट, फिर आप क्या करोगे? तब तो आपको सूचना माननी ही पड़ेगी। तो ये देखिए कि जो भी सूचना होती है ना वो प्राइमरी एविडेंस के तौर पे मान्य होती है। और आपने क्या सूचना मांगी थी, कई बार क्या होता है पुअर ड्राफ्टिंग हमारी होती है, तो पुअर ड्राफ्टिंग की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि एप्लीकेंट के 2 बिंदु 3 बिंदु होते हैं और वो उसका एक ही बिंदु में उत्तर दे दिया जाता है। तो क्या आपने सूचना मांगी थी और क्या रिप्लाई दिया, तो वो एक्चुअल लेटर आप पोस्ट करेंगे तो उससे हमको ये केस समझ में आ सकता है कि कंटेंट क्या है ना। और उस पर से सही निर्णय हो सकता है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है तो उसमें उन्होंने इस तरह का निर्णय क्यों लिया, या क्या सूचना मांगी थी, या आपकी ड्राफ्टिंग की कमी थी, या वो कुछ इवेसिव जवाब दे रहे हैं अपने बचने के लिए, है ना, इस पर पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो वो डॉक्यूमेंट्स यदि आप पोस्ट कर देते हैं ग्रुप में या फिर प्राइवेट में, और फिर आप पूछते हैं, तो फिर उसमें हम बता सकते हैं कि ये ड्राफ्टिंग की कमी है, या फिर वो सूचना देने से बचना चाह रहा है इसलिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहा है ना, दोनों चीजें हो सकती है। तो जब तक वो पूरी बात नहीं पता चलती है, अनलेस वी गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स, उस पर कमेंट करना मुश्किल है। तो ये दोनों बातें हो सकती है, तो उसमें ये भी देख लीजिए, और अपनी कहीं कमी है तो उस कमी को भी आप दूर कर सकते हैं, है ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है जी। आगे आगे, आगे बढ़ते हैं। जी उदय अगर पर्सनल उदय नंबर मिल जाए तो फिर उस पर कर देंगे सर। उदय उदय हाँ मैं खटोलिया जी, चलिए अगला प्रश्न आशीष अग्रवाल जी। बी आशीष अग्रवाल जी, आपका क्या प्रश्न है? Vivo V2105। जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर मेरा नाम क्या सोहम नाम है? पाल है। जी कहाँ? सर मेरा नाम सोहम पाल है। सोहम पाल, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, दुर्गापुर। अच्छा, हाँ ठीक। तो सर मैंने ये मेरे पापा का एक इलाज हुआ था यहाँ लोकल एक हॉस्पिटल में। तो वो इलाज गलत हुआ था, तो इसके लिए हम वहाँ पे एक चिट्ठी भी किए थे, तो उसका कोई सदुत्तर नहीं मिला था हमको। तो फिर मैंने आरटीआई के थ्रू उनसे मांगा कि वो जब पापा एडमिट थे तो क्या फाइंडिंग्स थे उनके, और उनके हिसाब से क्या क्या चिकित्सा हुआ था। तो अभी ये चिट्ठी मैंने डाला था सीएमओ को, चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो अभी वो हॉस्पिटल वाला हमको फोन करके बुला रहा है, तो क्या मुझे जाना चाहिए? फोन करके बुला बुला रहा के है जानकारी देने के लिए? जी जानकारी वो देने तो के लिए? पता नहीं, वो जी सर वो बुला रहा है कि जानकारी देंगे आप, इधर आ जाइए, या फिर मुझे वेट करना चाहिए कि वो बाय पोस्ट आए उसके लिए। तो आप बोल दो कि जानकारी आप मुझे पोस्ट, कितने पन्ने हैं, कितना पे करना है, आप बता दो तो हम आपको भेज देते हैं, आप मुझे पोस्ट कर दो। या आपके अच्छे रिलेशंस है कोई, यदि ऐसा वो नहीं है, मतलब हम तो जाते रहते हैं सभी कार्यालयों में, तो आप भी जा सकते हो, इसमें क्या है, कार्यालयों में तो व्यक्ति ज्यादा ही रहता है, कोई वो थोड़ी ना है।
या बहुत आपको लग रहा है कि ठीक है सर। खतरा है या कोई आपको अरे नुकसान नहीं नहीं, पहुंचा एक सेकंड शिवानंद सर सर, अवॉइड शिवानंद सर, करें, शिवानंद गड़बड़ ना हो अरे सर। महोदय महोदय महोदय, मैटर रिस्की है, जी जी मत जाइएगा उल्टा सीधा महिला को खड़ा कर, डॉक्टर को खड़ा करके, ये सब बहुत चल रहा है आजकल मार्केट में। आप सीधे एक लाइन बोलो, पोस्ट से भिजवा दो, है ना, और बात खत्म करो, अवॉइड करो बात करना भी। और नहीं मिल रही है जानकारी तो फर्स्ट अपील में चले जाओ आप। अरे भैया, ऐसे ऐसे मैंने से सजेस्ट कर सकता, देखिए ऐसा है कि कार्यालयों में तो जाना ही सर पड़ेगा, मैं ऐसा इसमें नहीं है कि मतलब। अनुमति है हाँ सर बोलिए। जी। इसमें 3 तरीके से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। एक जो है मेडिकल एथिकल्स एक्ट 2002 है, जो अब एनएमसी एक्ट 2018 में कन्वर्ट हो गया है। उसमें क्लियर कट है, 8 आवर्स में बिलिंग के अंदर में आपको सारे आपके इलाज के डॉक्यूमेंट्स देने हैं। एनएचआरसी ने 2019 में क्लियर कह चुका है कि इलाज में जब बिलिंग की जाती है उसी समय उसको सारे उसके डॉक्यूमेंट्स जो है रिलेटेड देने हैं। इसके बाद जो दूसरा नियम है, सीएमएचओ के पास आप इसके लिए जा सकते हैं। वहां पर क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है, जिसके अंदर 72 आवर्स में आपको आपके क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। इन सबके डॉक्यूमेंट्स देने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिया जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रोविजन होता है आपको, जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है, स्टेट मेडिकल काउंसिल्स में आप फीस पटा के वहां पर आप इस डॉक्यूमेंट को उनके जरिए से भी मांग सकते हैं। वहां से आपको सील ठप्पा लगकर मिलेगा। तो आपके जी पास 3 वे हैं, और इसमें किसी में भी जी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें आरटीआई अच्छा अच्छा। एप्लीकेशन की जरूरत नहीं, उसमें आप यदि रिश्तेदार है, फैमिली मेंबर्स को दे देते, क्योंकि उसमें प्राइवेसी मैटर नहीं है ना। तो मैंने देखा है कि हॉस्पिटल हाँ वाले जनरली बिना आरटीआई के भी दे देते हैं डॉक्यूमेंट्स रिश्तेदारों को। नहीं सर, हम गए थे, वो इलाज सर गलत हुआ था, तो उसके लिए वो बोला कि नहीं, हमारे पास से डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमको आरटीआई के थ्रू जाना पड़ा। और ये केस बहुत पहले का है, 2022 का है। और आरटीआई के बारे में मुझे 2024 में पता चला आप लोगों की तरफ से। तो इसीलिए मैं ये आरटीआई अभी 2 साल बाद किया रहा। ऐसे तो मेरे पापा भी गुजर गए हैं, लेकिन मैं मतलब एक इंटेलिजेंस स्टेप लेना चाहता था। वो सभी को ऐसे हैरेस करता है, वो नहीं, हॉस्पिटल जो है यहाँ का। उसमें ये ध्यान रखिए, मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है तो उसकी जांच डॉक्टर ही करेगा, है ना। तो उसमें जो नेशनल मेडिकल जी कमीशन है, तो उसमें फिर आप जी मेडिकल नेग्लिजेंस यदि आपको लगता है तो उसमें कर सकते हैं, या फिर कंज्यूमर फोरम में भी आता है। लेकिन उसके लिए आप पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह हासिल कर लीजिए, वो आपको आरटीआई के थ्रू भी मिल सकता है। और जी बिना आरटीआई के भी जो 3 जो प्रावधान बताए हैं देवेंद्र अग्रवाल जी ने, तो उसके थ्रू भी आपको वो चीजें बिना आरटीआई के भी करने के नियम अलग से बने हुए हैं, और जनरली मिल भी जाती है ना। तो देख लीजिए आप। जी जी। और कार्यालय में जी बुला रहे सर, तो बहुत ये नहीं कि कार्यालय में बुला रहे तो जैसे कहा है द्विवेदी जी ने, आप चले जाइए। ऐसा नहीं कि उस दिन आपका मर्डर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कार्यालय में जा वही सकते हैं। वही वही बीरेन जी, वही बात है कि इन सब चीजों से डर के आप यार फिर कार्यालय नहीं जाओगे, जानकारी नहीं लोगे, लड़ाई नहीं करोगे, यहाँ तो लड़ना पड़ता है। अब यार कुछ जी ऐसे जी। नहीं विशेष सर, परिस्थितियों में हो भी हमको गया। बस ये जानना था कि वो ये मेरे जाने से कुछ बैकफायर तो नहीं हो जाएगा, इसलिए वैसे नहीं, ये आप जब ऐसा तक कुछ डर किसी नहीं है। कागज में, या हाँ, तो जब तक किसी कागज में आप हस्ताक्षर नहीं करते हैं, पावती नहीं देते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है, हम इस जानकारी से संतुष्ट हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। आप आराम से जानकारी देख सकते हो। आपको पसंद आए, जी पूरे दस्तावेज हैं, तब आप लीजिए। नहीं तो आप नोट लीजिए, जब हर पेज सर्टिफाइड हो, सत्यापित हो, तब आप उसको लीजिए। और जब तक आप कुछ लिख करके नहीं दोगे, तब तक क्या दिक्कत है। और कार्यालयों में तो आदमी जाएगा ही, हाँ हमारे टैक्स के पैसे से कार्यालय चल रहे हैं, हमारे नौकर हैं, हम उनसे डरेंगे तो काम कैसे चलेगा भैया। ये सब नहीं पहले भी ये बात आई थी, तो जी हमने तब भी कहा था कि इन सब डर के मारे आप लोग काम करना बंद कर दोगे धीरे धीरे। ये तो गलत एक मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। और आप लोग तो एक्टिविस्ट हो, या जो भी लोग हो इस तरह से, है ना, काम हम्म, करने वाले हो, यदि ऐसे डरोगे तो एफआईआर से डर जाओगे, मार धाड़ से डर जाओगे, या कार्य, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। आप तो नहीं कर रहे हो ना, आप आगे से तो नहीं मार रहे हो ना, आप तो गोली नहीं चला रहे हो ना, आप तो गाली नहीं दे रहे हो। तो फिर आप निश्चिंत रहो। सामने वाला ऐसे थोड़ी ना कि कुछ भी आरोप लगा देगा और कुछ भी होगा। ऐसे आरोप बहुत सारे लगते रहते हैं, ऐसे सिद्ध नहीं होते हैं आरोप, है ना। तो आप लोग जी डरो जी नहीं, जी जी। लग करके काम करो। और जो जानकारी हमें डिसिप्लिन तरीके से आपको जाना है, डिसिप्लिन तरीके से उनसे बात करना है ना। और अपनी हो जानकारी सकता लेना है है, आपसे भी जानकारी के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करनी है इधर उधर की। भैया इधर उधर हो बात कर सकता है ले। वो आपसे आपसे पूछना चाहता हो कौन से साल का, कौन से महीने का, वो पूछना चाहता हो कि भाई आप उसके कौन रिश्तेदार लगते हैं ना। जो भी उसको पूछना है उसका जवाब दीजिए, वो चीजें करके, और वो करके और उसके सरकारी बाद भी और सरकारी हजारों कार्यालयों में, और हजारों पेशेंट की सरकारी, फाइलें जी जी रहती है जी। उनके पास, कहाँ से ढूंढेगा। तो इससे उसको भी कुछ जानकारी चाहिए होंगी आपसे, तो वो पूछ लेगा कि भाई आपका कौन से साल का, कौन से महीने का मामला है, कौन से डिसीज का है, कौन से हॉस्पिटल में। आप जिले में भी कुछ मत बहुत सारे। कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, सीएमएचओ के पास जाइए और वहां पर आप अपने आधार कार्ड के साथ में सीएमएचओ को
प्रस्तुत कर दीजिए और सीएमएचओ से बोलिए कि वो जानकारी मंगवा के आपको उपलब्ध करवाए, जिसमें आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे। और उसको बोल दीजिए क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत ये आपकी जिम्मेदारी है कि कोई अस्पताल मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है तो आप मुझे उससे लेकर उपलब्ध करवाएं, बस। जी 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 चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अपन ले लेते हैं आशीष अग्रवाल जी का। आशीष अग्रवाल जी बताइए। नमस्कार सर। सर हाँ मैंने नमस्कार। एक आरटीआई लगाई उत्तर प्रदेश आपका शासन नंबर नगर। आपका नंबर मैंने इनको दे दिया है, देवेंद्र अग्रवाल जी के व्हाट्सएप में डाल दिया है, आप भी अपना शेयर कर लेना, नंबर आपको मांग रहे थे जी। हाँ बताइए। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। सर मैंने एक आरटीआई लगाई उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास विभाग लखनऊ में। ये आरटीआई नगर निगम बरेली से रिलेटेड थी, जबकि मैंने एप्लीकेशन आरटीआई में ये भी लिख दिया था कि धारा 5(4) के अंतर्गत नगर निगम बरेली नस्त काम करता है, अतः आप उनसे सूचना संग्रहित करके मुझे उपलब्ध कराएं। बट उनके पीआईओ ने क्या किया, सूचना 6-3 में ट्रांसफर कर दी और वो नगर निगम बरेली आ गई। लेकिन नगर निगम बरेली ने 30-35 दिन होने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इसकी प्रथम अपील अधिकारी किसे बनाऊं, और द्वितीय अपील जब करूंगा तो पीआईओ और एफएफए किसे बनाऊं। जी धीरेन्द्र जी बताइए इनको। हाँ जी, इसमें ऐसा है ना कि आपको जहां से रिप्लाई नहीं मिला या जो डिफॉल्टर है ना, तो उसके वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। वो 5-4 में चले 6-3 में, ये आप डिक्टेट नहीं कर सकते है ना। वो उसके अंडर में आता है नहीं आता, उसको ज्यादा अच्छे से मालूम होता है क्योंकि कौन पीआईओ है, कौन पब्लिक अथॉरिटी है, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी कौन कौन है इसके भी आदेश होते हैं। और उनका जो पीआईओ डेसिग्नेट करते हैं तो उनके लेटर में भी कोई लिखा होता है ना, जिससे उनको पता होता है कि वो कौन सी अथॉरिटी के पीआईओ है या किसने उनको नियुक्त किया है। वो बिना लेटर के कोई भी पीआईओ का काम करना शुरू नहीं कर देता अपने आप। तो वो जो करे उसमें आप वो नहीं कह सकते कि उनको 5-4 में ऐसा करना चाहिए, 6-3 में ऐसा करना चाहिए। हाँ, क्या सही किया क्या गलत किया, ये जब निर्णय होता है तब फिर आयोग जो होता है दे कैन पुल अप ऑल द पीआईओज एंड अपेलेट अथॉरिटीज टुगेदर विद इन देयर स्टेट, है ना। तो इसलिए उसमें आपकी केवल समस्या इतनी है कि किसको एड्रेस करना है, फर्स्ट अपील या सेकंड अपील, है ना। तो अपीलीय अधिकारी जो होता है उसमें जो लेटर उनका लिखा होगा उसमें आप देखिए, यदि 6 दिन का अंतरण है तो 6 दिन के मामले में क्या होता है कि एवरी पीआईओ इज रिस्पॉन्सिबल टू देयर ओन अपेलेट अथॉरिटीज एंड देयर ओन इंफॉर्मेशन कमीशन। अपने अपने अपीलीय अधिकारी और अपने अपने कमीशन के प्रति वो जवाबदेह होते हैं, है ना। और फिर आपको लगता है कि उसके ऑफिस में सूचना थी फिर भी उसने ट्रांसफर गलत किया, है ना, तो फिर वो मिसलीडिंग मामला बन जाता है। तब फिर आयोग जो है वो पुल अप करता है एक से ज्यादा लोगों को, है ना। तो इसलिए आपकी शिकायत ये है कि ट्रांसफर करने वाले ने गलत किया तो उसके विरुद्ध आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि जिसने किया उसने 30 दिन में जवाब नहीं दिया, अब वो डिफॉल्टर हो गया, तो फिर जिसको अंतरण किया गया उसको आप करिए। क्योंकि देखिए जो ट्रांसफर करता है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 ही दिन में खत्म हो गई है। उसने जब ट्रांसफर कर दिया तो उसके बाद कोई भी पत्र व्यवहार उससे नहीं किया जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई क्योंकि उसने ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब उसने अपना सर्टिफिकेट दे दिया कि मेरे ऑफिस में तो नहीं है। अब पूरे इंडिया का ठेका वो नहीं लेगा कि किसके ऑफिस में है, वो पता लगाना उसका काम नहीं है ना। तो आपको ये लगता है कि जो ऑफिसर दोषी लगता है और आप दो करना है तो दो भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि इसने गलत किया उसने गलत किया तो वो भी कर सकते हैं, और फिर आप वो कंबाइन करके आप वो आयोग में सेकंड अपील भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि उसके पहले आपने क्या क्या प्रक्रिया किया है। तो उसमें जो जो अधिकारी है उसमें अंतरण के पत्र की प्रतिलिपि दी जाती है जिससे आपको पता चला होगा, और उसमें यह भी लिखा होता है कि इससे संतुष्ट नहीं है तो उनके अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं, है ना। तो ये उसमें लिखा कि हुआ नहीं आया साहब, ये लिखा हुआ नहीं आया, बस 6-3 में ट्रांसफर कर दिया, हाँ, इतनी लेकिन सूचना दे दी। हाँ कोई बात नहीं, ट्रांसफर कर दी है तो ट्रांसफर कर दी, लेकिन उसमें ये लिखा होता है कि आगे का पत्र व्यवहार उनसे करे, क्योंकि कॉपी आपको 5-4 की नहीं दी जाती, 6-3 की दी जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण इसलिए कि 5-4 की जिम्मेदारी उनकी होती है कि सबसे कलेक्ट करके केवल पीआईओ आपको जवाब देगा। 6-3 में क्या हो गया, अंतरण कर दिया, उसकी जिम्मेदारी वहीं पे खत्म हो गई। 5 दिन के बाद उसकी कोई जवाबदेही बनती ही नहीं है। वो केवल ये प्रमाणित कर रहा है कि मेरे ऑफिस में तो नहीं है, और उसको पर लगता है कि इसके पास है तो दूसरे के पास कर सकता है, और दूसरा भी प्रमाण पत्र दे सकता है भैया मेरे ऑफिस में भी नहीं है। तो ये भी हो सकता है क्योंकि वो सिर्फ अपने तरफ से बेस्ट प्रयास करते हैं आपको सूचना देने का। तो आपको उसमें ये देखना है कि 1 या 2 फर्स्ट अपील आप कर सकते हैं। तो आपको जो दोषी या डिफॉल्टर लगता है उसके अपीलीय अधिकारी को आप फर्स्ट अपील करिए, ठीक है ना। आयोग का और संबंध तभी आता है जब एक से सेंटर टू स्टेट या स्टेट टू सेंटर ट्रांसफर होता है, तभी वो आयोग के जुरिस्डिक्शन का कॉन्फ्लिक्ट आता है। अदरवाइज ऐसी प्रॉब्लम जनरली नहीं आएंगी, ठीक है ना। नहीं, अब मैं ठीक है। आयोग में जब द्वितीय अपील करूंगा तो सर तब उसमें एफएफए किसे बनाऊंगा, पीआईओ किसे बनाऊंगा, क्योंकि सूचना तो मुझे एफएफए भी नहीं दिलवाएंगे यहाँ पर।
नहीं, डोंट प्लीज है ना, भविष्य की बातें और डोंट गो ऑन प्रिजम्पशंस और ये चेस मेंटल चेस मत खेलिए। एक मूव कर लीजिए, उसके बाद 1 महीने बाद अगला प्रश्न पूछिए कि अब ये हो गया, अब मैं क्या करूं, है ना। डोंट आस्क हिपोथेटिकल क्वेश्चन कि 5 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में मैं क्या बोलूंगा, ये सब चीजें प्लीज मत करिए, है ना। ये केवल रियल क्वेश्चन जो आपके सामने अभी है उतना आप प्रस्तुत करिए, तो उसका मैं एक स्टेप सोल्यूशन बता दूंगा। उसके बाद जब मामला और ज्यादा उलझ जाता है या कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हो सकता है आपको सूचना मिल जाए, ये आपके क्वेश्चन ही ना रहे, है ना, तो बेकार में चिंता करने का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, चेस की तरह एक मूव आप खेलेंगे, अगले मूव वो खेलेंगे, फिर आप अगली मूव खेलेंगे, तो आप ज्यादा मूव सोच सकते हैं, लेकिन चलेंगे तो एक ही मूव है ना, एक मूव से ज्यादा आप चल भी नहीं पाएंगे अभी। तो ये मूव वही है कि आप 1 या 2 अपील कर सकते हैं, बस इतना आपको करना है अभी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ठीक है, अगला एक लास्ट क्वेश्चन रिंकू जी का। रिंकू जी का रिंकू सर, जी एक प्रश्न बताइए रिंकू आपका सर, प्रश्न है। एक हेलो प्रश्न पूछना चाहता हूँ रिंकू करके सर। हेलो। हाँ हेलो, रिंकू जी, आप कहाँ से हैं? बैठ करके आगरा बात से हैं करिए। सर, आगरा यूपी से हैं सर। हाँ बैठ, हाँ चैट बॉक्स लेटे हुए हैं क्या? हाँ जी सर, थोड़ा सा अभी थकावट हो गई थी बैठे बैठे। इतना थको मत यार कि आरटीआई मीटिंग में आप इस तरह से लेट करके, पहली बात तो ये, नहीं तो आपको ब्लॉक कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। में कैमरा नहीं नहीं कैमरा सर। ऑफ कर दीजिए और चैट बॉक्स में प्रश्न पूछ लीजिए। क्या है, दो तीन बार क्या मैंने है कि यहाँ पे लोग, अब आपको तो पता नहीं है कि हम और आप बात कर रहे हैं, अब इसको सुन रहे हैं पूरे दुनिया के लोग, जहाँ भी हिंदी जिनको समझ में आता होगा, आरटीआई में इंटरेस्ट होगा, तो नहीं, ये कैमरा लाइव खराब है। टेलीकास्ट तमाम चलता है। तो आप लोग थोड़ा सा कोड ऑफ कंडक्ट का बात थोड़ा ध्यान रखा करो, थोड़ी थोड़ी चीजों का, है ना। चलिए पूछिए अपनी महिला बात। सर ये पूछ रहा महिलाएं हूँ भी। सर, मैंने 1 साल पहले सर प्रार्थना पत्र दिया था पुलिस में, तो सर हम्म। उसकी जांच आख्या मैंने अब आरटीआई में मांगी सर मैंने, तो सर वो आज की डेट की जांच आख्या दे रहे हैं जो पीआईओ हैं। तो 1 साल पुरानी पहले क्या जांच की उसकी जांच आख्या नहीं दे रहे हैं सर वो। आरटीआई में सर नियम ये है ना, नया रिकॉर्ड नहीं बनाना है सर, पुराना ही रिकॉर्ड उस पर क्या जांच आख्या हुई वो कॉपी देनी है, जी, आयु ने इसमें क्या जांच की हुई, ये है सर। इसमें देखिए ऐसा है ना, नई नई सूचना नहीं बनानी है, हाँ जी सर। ऐसा कोई रोक नहीं है, वो केवल एक विवेकाधिकार है, डिस्क्रिशन है। दूसरी बात यह है कि जांच जो है वो 2-2 3-3 साल तक भी कर सकते हैं। सीआरपीसी में जो डेडलाइन दी है ना, तो वो उसके अनुसार वो 3 साल भी कर सकते हैं। उसके अलावा 173 और 173(8) पढ़ लीजिए सीआरपीसी का, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। हाँ तो जी क्या है कि जो आप जिस चीज को चाहते हैं वो जांच आख्या जो है, अच्छा, पुलिस विभाग का काम रोक नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते पुलिस विभाग स्टे हो गया, पुलिस विभाग बंद हो गया, आज से काम बंद, मैंने आरटीआई लगाई तो पुराना ही रिकॉर्ड देने हैं, है ना। तो ऐसा हाँ नहीं है, पुराने रिकॉर्ड भी आप मांग सकते हैं। जांच यदि नहीं की है तो ये नहीं कि जांच नहीं कर सकते, जांच करने पर क्या कोई रोक है, क्या कोई प्रोहिबिशन है, क्या कोर्ट की कोई आदेश है कि आप जांच को रोक दीजिए या एफआईआर क्वैश कर दी गई है। तो कोर्ट के ऑर्डर के बिना वो जांच हुई और ये अपने काम वो पुलिस विभाग करते ही रहेगा, पुलिस विभाग आरटीआई लगाने से बंद नहीं हो जाता है। आपको यदि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको मिलती है केस डायरी से। केस डायरी में क्या होता है कि वो जिसको किस दिन मिला, क्या क्या किया, है ना। और दूसरी बात, जांच के बाद सब चार्जशीट फाइल करने के बाद भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट की जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा हाँ सकता है। जी। सीआरपीसी के मुताबिक नहीं पुलिस उसमें अपने केस पूरे वगैरह नहीं अधिकार का उपयोग करेंगी और करती, उसमें कोई रोक नहीं है ना। हाँ आपको जी। लगता है कि कोई चीज मैनिपुलेट की गई है ना, और आप हाँ जी। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो फिर आपको केस डायरी से मिलेंगी। तो केस नहीं डायरी उसमें में जब वो मामला चलता है, आप इस मामले में कंप्लेनेंट है या आरोपी है? कंप्लेंटेंट है सर, वो उसमें कुछ रजिस्टर्ड नहीं हुआ सर, उसमें प्रार्थना पत्र दिया था अच्छा, केवल, तो complainant है। तो देखिए, अब वैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसमें यह भी प्रावधान हो गया है कि जो भी फाइनल रिपोर्ट है, जो चाहे चार्जशीट हो चाहे क्लोजर रिपोर्ट हो, तो उसकी कॉपी इन्फॉर्मेंट या कंप्लेनेंट या विक्टिम को भी दी जाए, है ना। इस तरह के हाँ प्रावधान अभी हो गए हैं, पहले ऐसे प्रावधान नहीं थे। तो हाँ इसलिए वो जो आपका सीआरपीसी के हिसाब से चल रहा है मामला, 1 जुलाई के पहले का है ना ये। हाँ जी सर। हाँ, 1 जुलाई के 2023 पहले का है का है, सर, तो इसमें 2023 दिसंबर का है सर, अब सब मैंने 2023 डाली का है। है तो सर उन्होंने हाँ तो इस मंथ ठीक है, की वो दी है 3 साल सर। तक, हाँ ठीक है, 3 साल तक जांच का अधिकार होता है, 2 साल और 3 साल का अधिकार होता है उनको, 7 साल से कम और 7 साल से ज्यादा के ऑफेंस में कस्टडी में हाँ नहीं लिया है, तो किसी को अरेस्ट किया है तो फिर 2 महीने या 3 महीने के अंदर उनको पूरा करना पड़ता है जांच, है ना। तो ऐसे सीआरपीसी में डेडलाइन दी है, तो सीआरपीसी के मुताबिक पुलिस थाने को बंद करके ताला लगा कर बैठ नहीं जाएंगे, वो अपना काम करते रहेंगे। और नई सूचना का क्रिएशन करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन नई सूचना क्रिएट नहीं करेंगे ऐसी कोई एक्ट में रोक नहीं है ना। वो उनका विवेकाधिकार है, वो चाहे तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, अद्यतन सूचना भी दे सकते हैं, और वो उन्होंने दी है। अब आपको हाँ लगता है जी। कि कहीं मैनिपुलेशन हुआ है या कुछ ये हाँ है, तो जी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो कर सकते हैं, 173(8) में उनका अधिकार है। और चार्जशीट फाइल करने के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने का भी पुलिस को अधिकार होता है ना। नहीं तो इसमें वो भी केस केस रजिस्टर्ड आप नहीं हुआ देख सर सकते इसमें। हैं। हाँ, ठीक है,
ठीक है रिंकू जी, उम्मीद है आपकी समस्या का समाधान हो रिपोर्ट गया मिल होगा। गया, रिपोर्ट मिल गया। रिपोर्ट को चैलेंज करना चाहते हैं तो रिपोर्ट को चैलेंज फिर आप सक्षम कोर्ट के सामने सीजेएम या सेशंस कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। रिपोर्ट के कंटेंट पे आपत्ति है तो। उदय उदय सर खिटोलिया जी मैं का ये लास्ट जानना चाह क्वेश्चन रहा है। था कि सर उस समय की जांच, उस समय एसएसपी के ऑर्डर होते हैं कि 15 दिन के अंदर जांच करनी, कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, वो उन्होंने नहीं किया। मैंने आरटीआई डाली तब उन्होंने जांच करना शुरू किया। वो ठीक है, वो डिले के लिए आप लिख सकते हो कि 15 दिन में नहीं किया लेकिन जांच हो गई, यही बड़ी बात है। 3 साल टाइम लिमिट होती है ना। वो ऑर्डर का अनुपालन नहीं किया तो जिसके ऑर्डर का अनुपालन नहीं हुआ एसएसपी के ध्यान में आप ला सकते हैं कि इसने डिले किया। वो अपना बता देगा मेरे पास 25 काम थे, मैंने पहले ये प्रायोरिटी पे ये काम किया, वो काम किया है ना। एक उसके साल भी बाद सर, सारे एक साल बाद जांच क्या दे रहे हैं सर उसकी आज? चलिए हमने चलिए मांगी थी। आप लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, टाइम हो गया है, टाइम काफी हो गया है। वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं एसएसपी को आप। हाँ जी उदय सर। उदय खिटोलिया नमस्कार जी। सर। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। मैं क्षमा नमस्कार। चाहूंगा, लास्ट टाइम आपने नाम लिया था, मैं बोल नहीं पाया था। हाँ, कोई कोई बात नहीं। मैं सर ये पूछना चाह रहा था आपसे कि मैंने एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास मैंने एक आईटीआई लगाई थी जिसमें रिस्पेक्टिव एक स्कूल है, उस स्कूल के मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। तो सर उसका समय सीमा पूरी हो चुकी है और आज तक मेरे पास उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, ना उन्होंने मुझे कोई पत्राचार किया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आरटीआई का जो हम आवेदन लगाते हैं उसके बाद क्या कोई हम अनुस्मरण पत्र इस तरीके का कुछ हम कोई पत्राचार कर सकते हैं या फिर हम सीधे प्रथम अपील पे ही जाएंगे? नहीं, स्मरण पत्र आप 30 दिन के अंदर यदि करना चाह रहे हैं, 15 जैसे मान लीजिए आपने आरटीआई लगाया, आपको जी लग रहा है कि संबंधित को स्मरण दिलवाना है, तो आप अगले 15 दिन में आप उसको एक बार स्मरण दिलवा दो। लेकिन 30 दिन के बाद स्मरण दिलवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कानून है, कानून का उसने उल्लंघन किया है। आप स्मरण दिलवाओगे और उसके बाद स्मरण पहुंचेगा, 1 महीने उसकी प्रोसीडिंग में लग जाएगा, तो आपका प्रथम अपील का टाइम जो है वो ओवर हो जाएगा। मतलब 60 दिन टोटल आरटीआई लगाने के 60 दिन के अंदर होता है, 1 महीने इनका होता है, 1 महीने आपके पास होता है टाइम अपील करने का। उससे जी ज्यादा जी हो जी। गया तो फिर आपकी प्रथम अपील स्वीकार नहीं होगी, या होगी तो उधर भी दुनिया भर की इधर उधर की बातें होंगी कि भाई आपने लेट कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया, इसलिए जानकारी नहीं मिलेगी, खारिज कोई कर दिया तो क्या करोगे आप। इसलिए जी कोई तो स्मरण का कॉन्सेप्ट, हाँ, कोई स्मरण का कॉन्सेप्ट नहीं है। स्मरण करवाना है, कोई हाँ ऐसा व्यक्ति है, नंबर वंबर है, तो आप ऐसे फोन वोन में उसमें स्मरण करवा दो भैया कि मैंने आरटीआई लगाई थी, 15 दिवस हो गए, आपने भी जानकारी नहीं दी है, थोड़ा हमारा जानकारी देख लो, नहीं तो हम अपील कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप इतना इतना बोल सकते हो, ये हाँ, स्मरण वही करवा तरीका दो। है। हाँ, फोन तो करके सर आप मैं बोल ये सकते हैं, रिमाइंड मैं करा ये सकते हैं पूछ कि इतने दिन हो गए जवाब नहीं मिला है ना, उसको रिमाइंड करा सकते हैं फोन पे आप फ्रेंडली तरीके से। और जी अदरवाइज आपका अपील का अधिकार बनता है तो सीधे अपील का, क्योंकि जो फर्स्ट अपील की जो लिमिट होती है ना, वो रिप्लाई जी मिलने जी के बाद 30 दिन होती है, वो आपको एक्सीड नहीं करनी है। यदि वो बिल्कुल एक्सीड सर कर दी तो फिर डिले का कारण आपको बताना पड़ेगा, तब आप स्मरण सर पत्र आपके काम में आएगा, है ना। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जिला शिक्षा अधिकारी का फिर प्रथम अपील अधिकारी तो डायरेक्ट जिला अधिकारी ही होंगे सर? हाँ वही होगा, तो उसको आप कर सकते हैं। जिला अरे अधिकारी नहीं सर, हमारे यहाँ एक सेकंड, हमारे सर हमारे सर यहाँ सर सर एमपी में सर मैं सीओ जिला बता दूं। पंचायत होता है। जी मध्य सर प्रदेश जिला का शिक्षा मसला है। अधिकारी कार्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी में एक सहायक होता है, वो होता है वहां का पीआईओ। ठीक है ना। जो सहायक होता है वहां पे जिला शिक्षा अधिकारी का, वो होता है पीआईओ। और उसके बाद जो प्रथम अपील अधिकारी होता है वो होता है जिला शिक्षा अधिकारी। नहीं, जी। हमारे यहाँ मध्य जो रीवा में चल रहा है, संभवतः मध्य प्रदेश में भी यही होगा। जो डीओ कार्यालय में आपने आरटीआई लगाई है तो उसका प्रथम अपील यहाँ पर होता है, सीओ जिला पंचायत में होता है। नहीं, जी फैक्ट्स बताइए, साइन करने वाले आदमी ने अपना पदनाम क्या लिखा है? हाँ हाँ, मुख्य सर कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ले रहा है। क्या मैंने नहीं, मैंने जो फाइल की थी सर वो जिला शिक्षा अधिकारी के नाम वो से ही की छोड़िए, थी, वो उन्हीं के छोड़ कार्यालय अरे तुलसी नगर भोपाल वो में की छोड़िए, थी मैंने। नहीं वो नहीं, आपने क्या लिखा दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो हाँ आपको रिप्लाई मिला उस आदमी ने, साइन करने वाले व्यक्ति ने अपना पदनाम क्या लिखा है? सर कुछ किस भी नहीं, ऑफिसर ने मुझे अभी रिप्लाई तक किया? कोई रिप्लाई नहीं मिला। अच्छा, आपको मुझे अभी रिप्लाई ही नहीं तक मिला? मुझे सर मैंने आरटीआई जो डाली है उससे रिलेटेड मेरे पास आज तक कोई भी अच्छा पत्राचार अच्छा, प्राप्त तो नहीं ठीक हुआ है, है। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर आप ये करिए कि उसमें उसी विभाग के पते पर आप विभागीय अपीलीय अधिकारी लिख के आप भेज सकते हैं। उन्हीं को भेज सकते हैं। हाँ, विभागीय अपीलीय अधिकारी, है ना, तो उसमें आप वो कर दीजिए। और जैसे आपने बताया कि रिप्लाई नहीं मिला है और आप रिमाइंडर देना चाहते हो, तो यदि फोन नंबर है तो आप फोन पे पूछ लीजिए, और अपीलीय अधिकारी का पूछना है तो वो भी पूछ लीजिए उनसे, हो सकता है बता दे वो। जी ठीक है। और सर एक विश्वविद्यालय में भी मैंने लगाया था, इंदौर के विश्वविद्यालय में, वहां मैंने आवेदन भी लगाया था। आवेदन के बाद मैंने फर्स्ट अपील भी लगाई, वहां की सह रजिस्ट्रार हैं रेणुका करके कोई है। तो प्रथम अपील का समय भी पूरा हो चुका है और आवेदन का समय तो पूरा हो ही चुका था। वहां से भी सर आज तक मेरे पास कोई कोई किसी तरीके का कोई उत्तर, कोई पत्राचार कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, ना मेरे मेल पे ना मेरे व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है सर। तो उसमें देखिए, फर्स्ट अपील के मामले में है ना, कई लोगों को गलतफहमी रहती है कि 30 दिन में जवाब देना है, लेकिन उसमें एक्ट में लिखा है 45 दिन, है ना, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग।
तो फर्स्ट अपील करने के बाद 45 दिन के अंदर रिप्लाई आता है, ठीक है। 45 दिन ठीक। में रिप्लाई नहीं आया तो उसके बाद आपके पास 90 दिन रहेंगे आयोग में सेकंड अपील करने का। तो आपको ये देखना है कि 4.5 महीने से ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर आयोग भी आपकी अपील लेने में प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए आप ये देखिए कि 45 दिन हुए क्या, 45 दिन के पहले तो आपका हक ही नहीं बनता है, क्योंकि जी 30 दिन नहीं होते, 45 दिन होते हैं, ये कई लोगों को पता नहीं होता है। और दूसरा, फिर जब 45 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं आता है तो फिर आप 90 दिन आपके पास आयोग में जाने के लिए होते हैं। 45 जितना दिन टाइम के अतिरिक्त सर, कि या फिर इंक्लूडिंग 45 दिन नहीं, 45 दिन अतिरिक्त, 45 दिन मतलब के 90 अतिरिक्त, प्लस क्योंकि 45? हाँ यस, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि उसने रिप्लाई नहीं दिया, इसका मतलब है कि 45 दिन उसने अपने पूरे 45 दिन एग्जॉस्ट कर दिए और उस दिन के बाद आपका अपील का अधिकार शुरू हो जाता है। और सेकंड अपील का अधिकार शुरू होने के बाद आपके पास 90 दिन रहते हैं। इस तरह से आपके पास 4.5 महीने होते हैं टोटल। ठीक है। और सर एक छोटा सा और मार्गदर्शन चाहूंगा कि मैंने एक आईटीआई और लगाई थी, तो उसमें मैं ये पूछना चाह रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि आपके जो दस्तावेज है वो 1500 पृष्ठों के हैं, तो 3000 रुपए जमा करें उस पर। फिर सर मैंने उनसे निरीक्षण मांगा था कि मैं 1500 पृष्ठों का निरीक्षण चाहता हूँ। तो उन्होंने, जब मैंने निरीक्षण मांगा तो उन्होंने बोला कि वो सभी दस्तावेज कंप्यूटर में उपलब्ध है और आप आके कंप्यूटर पे निरीक्षण कर लीजिए। तो सर ये मैं एक ये पूछना चाह रहा था कि जब उनके पास कंप्यूटर में उपलब्ध थे और मैंने मेरे आवेदन में ये लिखा हुआ था कि आपके पास जिस स्थिति में दस्तावेज उपलब्ध हो उसी स्थिति में मुझे उपलब्ध कराने की कृपा करें, तो उन्होंने मुझे निरीक्षण के लिए बोला 3000 रुपए बोलने के लिए। जब मैंने सॉरी, उन्होंने मुझे 1500 पृष्ठ के 3000 रुपए जमा करने के लिए बोला, लेकिन जब मैंने निरीक्षण डाला तो कहने लगे कि वो जानकारी हमारे पास सॉफ्ट में अवेलेबल है। तो सर ये तो एक तरीके से भ्रमित करना हुआ ना, कि नहीं, ऐसा मतलब नहीं है, आपके नहीं पास। नहीं नहीं, आपके पास अभी विकल्प है, फॉरगेट दैट आरटीआई एप्लीकेशन। अब आप सॉफ्ट कॉपी मांग लीजिए और उनको बोलो 20 रुपए की सीढ़ी पे मुझे कॉपी करके दे दो, ठीक है। अच्छा ठीक है अरे सर। उनको बोलिए मेल कर दे, मेल में डाल दें। मेल में नहीं, डाल दे, अभी मेल से उनसे भी मिल अभी सकता है, क्योंकि देखो उन्होंने वो सब करके और मेरे देखो पत्रों को देखो निरस्त उनको कर नहीं दिया था। मालूम, उनको नहीं मालूम आप पढ़े लिखे है कि नहीं, उनको नहीं मालूम आपके गांव में बिजली है कि नहीं, उनको नहीं मालूम आपके पास कंप्यूटर या स्मार्टफोन है कि नहीं, इसलिए वो अपना हार्ड कॉपी के हिसाब से उन्होंने कानून के मुताबिक रिप्लाई दे दिया है ना। भ्रमित करने वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं सर 1500 और पेज वो उस सीडी पे दिखा भी देंगे आपको कंप्यूटर पे, है ना। वो प्रिंट करना है तो 3000 रुपए वो लेके आपको सूचना भी दे देंगे। उनके तरफ से कोई गलती नहीं है। आपको विकल्प चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई मुझे सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए, तो वो 20 रुपए में आपको दे देंगे, है ना। तो वो आप जो भी उसका रेट है 50 रुपए, जो भी आपके स्टेट में, हमारे यहाँ पहले 50 था बाद में 20 हो गया है। तो सीडी पे कॉपी करके भी दोगे और ईमेल से भी आप मांग सकते हैं, है ना। तो आपको वो फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आपको उनको बताना पड़ेगा। उनकी बाध्यता नहीं है, क्योंकि उनको नहीं मालूम आपके गांव में बिजली है कि नहीं, आपको स्मार्टफोन चलाना आता है कि नहीं, आपको ईमेल अकाउंट आपका है कि नहीं है, ये सब उनको नहीं पता है ना। वो अपने कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो आपको यदि सॉफ्ट कॉपी मंजूर है तो आप लिखिए कि सॉफ्ट कॉपी है और 3000 रुपए के बदले मुझे इस तरीके से कर लीजिए, तो उसमें आपके भी पैसे की सर बचत हो जाएगी, उनको भी फोटो कॉपी नहीं करने पड़ेंगे 1500, है ना। ये तो वो आप उनसे निरीक्षण कर का, लीजिए। और जी वीरेंद्र सर, जब ये निरीक्षण का मैंने उनसे बोला था तो उन्होंने एक अरे निर्धारित तिथि निरीक्षण दी में थी। थोड़ी है यार, फ्रेश फ्रेश 10 रुपए की एप्लीकेशन लगा के मामला खत्म करो, फॉरगेट निरीक्षण वगैरह, ठीक है ना। क्या कर रहे हो निरीक्षण, चलिए चलिए ठीक है, बहुत अच्छा रहा निरीक्षण आज में क्या का दिखाई देंगे, कार्यक्रम। निरीक्षण में दिखा भी देंगे। आप क्या कर लोगे निरीक्षण में, अपना कंप्यूटर दिखा देंगे, वो 1500 पन्ने की पीडीएफ भी दिखा देंगे, फिर आप क्या कर लोगे। जी जी आपको ठीक है सॉफ्ट सर। कॉपी चाहिए तो आप बोलिए मुझे सॉफ्ट कॉपी चाहिए, बात खत्म। ठीक है सर, ठीक, धन्यवाद। ठीक है, चलिए अपन अब कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देते हैं। बहुत अच्छा रहा आज पूरा 3 घंटे का कार्यक्रम, 3 घंटे से ज्यादा का 3.25 घंटे का कार्यक्रम चला। और टॉपिक